अच्छा ठीक है, तो ये मतलब कि नॉर्थ और जो साउथ पोल हैं वो इसके अंदर जो है वो नहीं आते, क्योंकि उसको कवरेज जो है वो नहीं मिल सकती, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होते हैं। अच्छा ये जो है वो पिक्चर है, इसमें अगर आप देखें इस तरीके से, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली जो है आप इसको सेटेलाइट को जो है वो इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है सारों का वो सेम वही होता है, 36,000 किलोमीटर ही होता है इनका डिस्टेंस ज़मीन से। एडवांटेज इसके अंदर, अच्छा यही चीज़ है इसकी सेटेलाइट की, बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है, लेकिन इसके अंदर फ़ायदे ये हैं हमें कि हमारे यहाँ पे सिग्नल जो है वो डिस्कनेक्टिविटी नहीं होती, यानी कि जिस तरह ज़मीन आपकी रोटेट कर रही है वैसे वैसे जो है आपके सेम सेटेलाइट भी रोटेट कर रही है, तो यानी कि अर्थ स्टेशन और जो सेटेलाइट है इसके बीच में डिस्कनेक्टिविटी नहीं आती, यानी कि अपनी जगह से जो है सेटेलाइट आपकी वो डिस्प्लेस नहीं होती। तो इसके अंदर इसका जो है ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। These satellites are placed at high altitude, allowing them to inspect the entire earth surface, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि हाइट होती है, अल्टीट्यूड जिसका होता है वो बहुत ज़्यादा यानी कि दूर फासले पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अर्थ के ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। जितनी सेटेलाइट नज़दीक होगी उतना एरिया कम कवर होगा, जितनी दूर होगी उतना ज़्यादा एरिया जो है वो ज़्यादा होगा। हाई डायरेक्शनल एंटीनाज कैन बी यूज्ड interference from surface based sources and from other satellite is minimized। तो हाईली डायरेक्शनल जो एंटीना इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनकी मदद से आप जो भी इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, रिगार्डिंग जो है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रही है या ज़मीन से अगर कोई इंटरफेरेंस हो रही है या दूसरी किसी सेटेलाइट से अगर किसी सिग्नल से इंटरफेरेंस हो रही है तो वो भी बहुत कम हो जाती है इससे, क्योंकि आपकी जो है वो हाईली डायरेक्शनल का एंटीना का मतलब क्या है कि आपका जो ट्रैकिंग पाथ है, यानी कि जो एंटीना की मदद से ट्रैक पाथ है वो जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो ट्रैक अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो जाहिर बात है, जैसे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में अगर आपके ट्रैक डिस्प्लेस नहीं हो रहा, आपका ट्रैक बिल्कुल सीधा है, तो उसके अंदर जो इंटरफेरेंस का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। नो प्रॉब्लम विद द फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज इसके अंदर नहीं होती, यानी कि जो सिग्नल गया है ज़मीन से सेटेलाइट के ऊपर उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा है जब आपके सेटेलाइट के अंदर जाता है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है, वहाँ पे एम्पलीफायर वगैरह लगे होते हैं, तो उसकी जो है वो जो प्रोसेस होता है वो होगा। लेकिन जब आप अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी जो जा रही है, यानी कि सिग्नल अपलिंक सिग्नल और डाउनलिंक सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है उसमें किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो एडवांटेज है इसका। तो अब आ जाते हैं इनके डिसएडवांटेज के ऊपर। डिसएडवांटेज जो है वो पहला जो है वो पहले मैंने आपको बताया कि पोलर रीजन जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है सारी सेटेलाइट्स, ठीक है, सेटेलाइट जो है वो लाया करती हैं इक्वेटर के ऊपर। तो पोलर रीजन जो हैं जो कि पोलर ऑर्बिट के थ्रू, सिर्फ पोलर ऑर्बिट ही के थ्रू मिल रहे थे हमें, वो जो है हम जो है वो छूट जाते हैं वो चीज़ें हमसे, तो वो चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के थ्रू। सिग्नल सेंडिंग डिले, ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो डिले है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं होता, ठीक है। तो जो आने और जाने का जो सिग्नल डिले है वो कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही होता है, ठीक है। 700 मिली सेकेंड, 800 मिली सेकेंड, इस तरीके का जो है वो हो सकता है। तो ये एक जो है वो एक और इसका जो है सिग्नल है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है मसला इसका, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज में हम काउंट करते हैं इसको, ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है तो जाहिर बात है सिग्नल जाएगा और आएगा वापस जो है तो उसमें टाइम लगेगा। अगर बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है, अवल तो कोई चीज़ आती नहीं है, फिर भी अगर कोई अगर आपके एस्ट्रॉयड वगैरह अगर कुछ आ जाता है छोटा मोटा तो उससे जो है वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एस्ट्रॉयड सेटेलाइट के पाथ में आता नहीं है, क्योंकि ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसे कोई एस्ट्रॉयड नहीं होते, अगर हैं भी तो उनकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है। आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी, अब कुछ दिनों पहले 29 अप्रैल को एक एस्ट्रॉयड जो वो ज़मीन के करीब आ रहा था, लेकिन वो कुछ हज़ार किलोमीटर के फासले से गुजर के चला भी गया। तो ऐसा जो केस है वो कई सालों के बाद आ जाता है। अब बाकी इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इट हैज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ कॉल सन आउटेज। इसके अंदर जो मेन मसला आता है ना वो सन आउटेज का आता है। अब सन आउटेज क्या है, ये डायग्राम बेसिकली शो कर रही है सन आउटेज। सन आउटेज होती क्या है, सन आउटेज हैपन्स इन मार्च एंड सितंबर व्हेन सन पासिस थ्रू इक्वेटर। अब सन आउटेज क्या है, कब होती है,
मार्च से सितंबर के दरमियान होती है, जब सूरज इक्वेटर के ऊपर से पास करता है। सूरज तो बेसिकली पास नहीं करता, हमारी ज़मीन जो है वो जब वो चक्कर लगा रही होती है तो इस पोजीशन पे आ जाती है कि जो इक्वेटर है, यानी कि हमारी जो सूरज की जो शुआएँ हैं, जो रोशनी है, वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है। द एलिवेटेड टेम्परेचर काजेज टू ट्रांसमिट हाई लेवल इलेक्ट्रिकल नॉइज। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से जो आपकी नॉइस है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रो रेडिएशन की वजह से आपकी जो सिग्नल है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो है वो नॉइज़ जो वो पैदा होना शुरू हो जाती है। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अच्छा, ये पहले हम इसको देख लेते हैं। अब ये है क्या, ये आपकी सेटेलाइट है, सेटेलाइट के बिल्कुल पीछे आके सूरज खड़ा हो जाता है मार्च सितंबर, इसको कहते हैं सन आउटेज, जिसकी वजह से क्या है कि डायरेक्ट जो सूरज की शुआएँ हैं वो आपकी सेटेलाइट पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपका सिग्नल है जो उसके अंदर नॉइज़ पैदा होती है और बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये नॉइज़ जो है कई कभी जो है 8-8 एक हफ़्ते के अंदर जो है 8-8 9-9 मिनट की भी हो जाती है, और उससे ज़्यादा भी जो है वो डिले कर जाती है, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो बहुत बड़ा मसला इसके अंदर जो है वो आता है उन सेटेलाइट के ऊपर जो आपकी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर प्लेस की गई हैं। ये आपको सन की पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि जब सन की पोजीशन यहाँ पे है तो डायरेक्ट जो है वो शुआएँ आपकी जो है वो रेज जो है वो सेटेलाइट पे नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे जो आपकी नॉइज़ है वो बहुत कम है, यानी कि अगर आप यहाँ से इस देखें तो ये आपकी एक एंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रही है, तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जब बिल्कुल पीछे आ जाता है सेटेलाइट का तो डायरेक्ट इस सेटेलाइट के ऊपर जो है वो रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पैदा होती है और वो ही नॉइज़ जो है फिर ज़मीन के ऊपर ट्रांसमिट की जाती है। अब जो सिग्नल उस दौरान आता है, रिसीव होता है, तो वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता। तो उस दौरान क्या करते हैं, जिस दौरान ये आपकी सन आउटेज होती है, यानी कि ज़मीन सूरज जो है वो बिल्कुल आगे खड़ा हो जाता है पीछे, तो उस दौरान जो है वो यानी कि आप कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम पाई जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, या किसी और तरीके का वो इस्तेमाल करते हैं या किसी और सेटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये दोबारा जो है एंगल चेंज हुई तो इसी तरीके से जो है वो कम होती है। तो ये बेसिकली सन आउटेज है। तो ये जो है डिपेंड करती है इनके एंटीना के ऊपर, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा एंटीने का उतनी जो है ये आउटेज कम होगी, ठीक है। कम होने का मतलब ये है कि हफ्तों के दिनों में आउटेज हो रही है, ठीक है, तो वो कम हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये एंटीना जो लगाया हुआ आपने वो लगाया हुआ है, अगर आपने 10 मीटर का एंटीना लगाया हुआ तब जो है वो आउटेज यानी कि जो नॉइज़ पैदा हो रही है वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम होगी। अगर आप छोटा एंटीना लगा देंगे 5 मीटर का, 3 मीटर का, 4 मीटर का एंटीना लगा रहे हैं, उसके साथ डिश लगा रहे हैं जिसको आप डिश कहते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है वो डिले जो है वो बढ़ेगा। तो इसका जो ताल्लुक होता है वो एंटीना के साथ भी होता है। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट relative to the surface varies slightly over the course of each 20-hour period because of gravitational interaction among the satellite, the earth, the sun and the moon and the other planet। अच्छा, अब क्या है कि हमने कहा था कि इक्वेटर के ऊपर हमारी सेटेलाइट प्लेस है, तो वहाँ पे बिल्कुल जो है वो उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आती, लेकिन फ्लक्चुएशन जो है उसके अंदर आती है। फ्लक्चुएशन क्यों आती है? फ्लक्चुएशन जब आपकी ज़मीन रोटेट करती है तो उसकी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो है वो, क्योंकि एक स्टेशनरी जो आपकी ज़मीन है उसकी अगर सिर्फ वो स्पिन कर रही है, ठीक है, आपकी जो है ज़मीन अगर सिर्फ इस तरह चक्कर लगा रही है तब तो हम कह सकते हैं यार इसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन। अब वो इस तरह भी घूम रही है और इस तरीके से भी घूम रही है, यानी कि ये जो आपका सन है तो ये ज़मीन इस तरीके से भी घूम रही है और आगे की तरफ भी घूम रही है। तो इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है वो इसकी जो प्लेसमेंट है उसके अंदर जो है वो वेरिएशन आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, लेकिन हर रोज़ थोड़ी ना थोड़ी वेरिएशन आती है। इंटरेक्शन अमंग द सेटेलाइट, ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी आ सकती है, सूरज की ये भी चाँद की ग्रेविटेशनल पुल वजह से भी, और जो आसपास दूसरे आपके नॉन टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट हैं उनकी वजह से भी जो है ये पुल आ सकती है। लेकिन ये इतनी बड़ी कोई मसला नहीं है क्योंकि इसके अंदर फ्यूल होता है। अगर फॉर एग्जांपल आ भी जाती है, अगर आपकी सेटेलाइट उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, उसकी पोजीशन के अंदर अगर वेरिएशन आ रही है, तो जो इसके अंदर हमारा जो एक किस्म का वो लगा होता है, एक टरबाइन टाइप जो है ना वो लगा होता है, जिसके थ्रू जो है आप सेटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं, दोबारा अपनी सेटेलाइट पे रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मसला आता है इसके अंदर जब इक्वेटर के ऊपर जो है प्लेस की जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे।
जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के। बाकी आपकी बुक के अंदर भी एक दो और चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ थी मैंने कवर कर दी। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन जो है जैसे मैंने बताया आपको, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ रॉकेट लॉन्चेस, अगर कोई जंग शुरू हो रही है तो उसके दौरान जो रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं उनके डिटेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी बेशुमार इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन हम मेजर जो काम है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम है आपका बेसिकली जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का। इस तरह की कई सेटेलाइट हैं, कई मुल्कों की सेटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी, जो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर प्लेस की हुई हैं और वो अपना जो काम है वो बखूबी जो है सर अंजाम दे रही हैं। बाकी इसके बारे में अगर ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको बाकी किसी को अगर इंटरेस्ट है तो मज़ीद जो है वो नेट से देख के पढ़ सकते हैं, किस तरीके से काम होता है, क्या काम होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और इसका रोटेशन पीरियड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, सन आउटेज कितनी होती है, किस कंट्री की किस हिसाब से होती है, वो सारी चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ लेना। बाकी आपकी जो कोर्स है उसके हवाले से इतना ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ चंद जो है वो सेटेलाइट नहीं है, और सारी सेटेलाइट का काम कम्युनिकेशन करना नहीं है, ठीक है। हाँ, सेटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, उसके अलावा और भी काम हो सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सेटेलाइट सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूँ आपको कि ये जो है सेटेलाइट जो है वो बहुत ही एक आपको एक नया जो है ना एक टेक्नोलॉजी मिली हुई है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे काम जो है वो आपके आसान हो गए हैं। यानी कि जो काम होने में, जो कम्युनिकेशन होने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता था, वो आपका काम जो है वो सेकंडों के अंदर हो रहा है। लेकिन क्योंकि हर चीज़ के जैसे एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है इस सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही है इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, सॉरी सेटेलाइट के डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि ये बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, बहुत कॉस्टली होती है। कोई गरीब मुल्क जो है ना, पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान की सेटेलाइटें हैं, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि पाकिस्तान ने सेटेलाइट जो है वो चांद यानी कि सॉरी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर भेजी है, फलाने ऑर्बिट के अंदर भेजी है। तो क्योंकि अफोर्ड नहीं हो सकता। एक तो सेटेलाइट जो बनती है उसके ऊपर बड़ा खर्चा आता है, ठीक है, उसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत खर्चा आता है। और दूसरा, जिस रॉकेट के थ्रू आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत खर्चा आता है। और फिर वो अगर आप अगर कोई जैसे अनाड़ी हैं, ठीक है, कोई अनाड़ी मुल्क है, तो अगर वो कर रहा है या उस कोई भी अगर यार थोड़ा सा भी अगर कोई मसला आ जाता है तो वो जो है रॉकेट जो है वो नहीं पहुंच पाता। तो हमने भी यही किया पाकिस्तान ने कि अपनी जो सेटेलाइट हैं दूसरे मुल्कों के जो रॉकेट जब जाते थे, क्योंकि उनके पास एक तजर्बा था, वो पहले उन्होंने नाकामी देखी, आस्ता आस्ता देखी, कामयाबी देखी। जैसे आप इंडिया की मिसाल ले लें, पहला उन्होंने जो मून लैंडिंग करवाई, ठीक है, तो वो जो है वो दो किलोमीटर के दूर पे जाके उनकी जो है शटल है वो तबाह हो गई। लेकिन पहली दफ़ा तो नाकामी देखी, लेकिन दूसरी दफ़ा जब उन्होंने रॉकेट भेजा तो वो ऐसी जगह पे भेजा जहाँ पे पहले कभी कोई गया ही नहीं था, ठीक है। तो फेलियर जो है उनका फेस करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गए। तो कॉस्टली हैं बहुत। और दूसरी बात है एक इनका लाइफ पीरियड है, उस लाइफ पीरियड के बाद जो है ना वो चीज़ें जो है एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं। इसके सोलर पैनल हैं वो काम करना जो है वो इसके अंदर जो लगाए जाते हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं। और दूसरी बात जो बैटरीज होती हैं जो उनको बैकअप दे रही होती हैं उनकी भी एक लाइफ होगी, ज़ाहिर बात है। तो वो लाइफ जो पीरियड ख़त्म हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ें लगी हुई होती हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो भी अपनी अपनी जो है वो मुद्दतें पूरी करने लग जाती हैं। तो 15 से 20 साल का जो है ना टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये सेटेलाइटें काम नहीं करती। अगर काम करती भी तो हैं तो उसके अंदर बहुत सी डिस्टॉर्शन आती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमने जो पहले, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो है वो टैंक्स वगैरह होते हैं, फ्यूल वगैरह लगे होते हैं। तो यानी कि इसको चला भी सकते हैं आप। अगर डिस्प्लेस हो रही है आपकी सेटेलाइट तो आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं ज़मीन से कंट्रोल करके। तो उन टैंक्स की वजह से इनको पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। बाकायदा सेटेलाइट्सों का भी कब्रिस्तान है जो स्पेस के अंदर पाया जाता है। जितनी भी नाकारा सेटेलाइट हो जाती है उन सारी सेटेलाइटों को उस जगह पे भेज दिया जाता है। तो ये सबसे बड़े इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर आता है। एडवांटेजेस तो जैसे आपने बड़े बहुत से बेशुमार हैं, ठीक है, और यही है, ठीक है। इसको अगर पढ़ लेना
ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इतना किसी की दिलचस्पी है तो इसको मज़ीद पढ़ सकता है। बाकी एक दो जब लेक्चर आगे रह गए हैं, ठीक है, बल्कि यहीं पे बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गई आप चीज़ें। एक दो चीज़ें हैं वो मैं जो है वो आपको बता दूंगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़, हमने जब माइक्रोवेव पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने एक टर्म जो है वो बार बार इस्तेमाल किया था, किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे, मुझे लगा कोई मुझसे पूछेगा। वहाँ पे हम वेव गाइड का इस्तेमाल कर रहे थे, वेव गाइड वेव गाइड वेव गाइड वेव गाइड वेव गाइड वेव। ये आप सबका काम है कि वेव गाइड को पढ़ो। ये वेव गाइड होती क्या है, क्या चीज़ है वेव गाइड? इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन आपने पढ़नी है और मुझे भी बतानी है, ठीक है, कि वेव गाइड क्या होती है। नोट्स की फॉर्म में जो है वो सबसे जो है वो अगर टाइम मिला तो कलेक्ट करूँगा, नहीं तो पूछूंगा लाजमी। आप लोगों ने ये मुझे बताना है कि वेव गाइड जो है वो हमने पढ़ी थी, जो वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।